जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी को वेलकम इस ब्रह्मा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो हम करवाने जा रहा है हिंदी नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके करेक्ट परीक्षा में सीधा सीधी लड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस क्लास को आप लोग करिए। उसके बाद 1 तारीख को जो है 1 तारीख को आपका त्रैमासिक परीक्षा है, तो आप लोग उसका परीक्षा दे कर के आइए। इसमें से आधा से बेसी प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को, जितने भी प्रश्न है 50 प्रश्न हमने लाया हूँ, 50 प्रश्न आप लोग ज़रूर कीजिए। और जो है यहीं से आपको 50 में से मुश्किल से 20 से 30 ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से मिल सकता है। 20 से 30 आपको यहीं से मिलेगा। आप लोग त्रैमासिक परीक्षा में जा कर के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए। और क्लास कैसा लगता है लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास, एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जो क्लास ले रहे हैं आज का बहुत ही शानदार क्लास है। आप लोग ज़रूर देखिए और दोस्तों के भी दिखाइए, और इसी से प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, जाति प्रथा के मतलब जानते ही होंगे। जाति प्रथा के मतलब होता है कि अलग अलग जाति में बांट देना, अलग अलग जाति में बांट देना। ठीक है, अलग अलग जाति में बांट देना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। ठीक है, अब श्रम विभाजन कम कहने का मतलब होता है कि अगर जो नीच जाति का है, जो नीच जाति का है वह छोटा सा काम करेगा, मतलब कि अलग अलग जाति को अलग अलग पैसे में बांट दिया, अलग अलग कामों में बांट दिया कि ये जाति यही काम करेगा, अलावा दूसर नहीं। ठीक है, तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जो है पूरा अपना ताकत जी जान लगा दिया है जाति प्रथा को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर जी ही है, भीमराव अंबेडकर जी ही। तो 1 का सी नंबर में देखिए भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। इसका जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, हाँ यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो आपका 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तीसरा नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था महू, कौन सा गांव में, महू गांव में। अगर राज्य पूछा जाएगा तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3 का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में कहता है कि अंबेडकर किस परिवार में जन्म हुआ था। अंबेडकर एक ऐसा परिवार में जन्म हुआ था कि उसको जो क्लास में घुसने की आज्ञा नहीं दिया जाते थे। अगर पढ़ने जाते थे ना स्कूल, तो उसको क्लास में नहीं देता था घुसने के लिए, उससे झाड़ू लगवाता था, नाम लिखवा हुआ था, लेकिन
उससे झाड़ू लगवाते थे बाहर में, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते, क्लास में बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे। तो एक ऐसा जाति से बिलोंग करता है, उसका नाम है दलित जाति। कौन सा? दलित परिवार से ये बिलोंग करता है, ठीक है, पिछड़ा जाति से। अंबेडकर जी किस परिवार से जन्म हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। 4 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन में। 5वां में कह रहा है कि मानव मुक्ति के प्रतीक किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का प्रतीक किसको कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है कि अंबेडकर जी को कहा जाता है कि नेहरू जी को कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है मानव मुक्ति के प्रतीक, ठीक है। 5 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर में कह रहा है कि अंबेडकर ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? अंबेडकर जो है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो जी है, वो उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कहाँ प्राप्त किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में कि दिल्ली विश्वविद्यालय में? तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ प्राप्त किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। 6 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण में किसकी मुख्य भूमिका थी? भारतीय संविधान में जितने भी बनावटी किया गया है, वो सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया था, ठीक है। चलिए 7 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन में। आइए 8 नंबर में कह रहा है अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था, मतलब कि अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था? निधन कहने का मतलब हुआ है मृत्यु, ठीक है। जो निधन करने का मतलब क्या होता है? मृत्यु। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था? अभी हम तुरंत बताए थे कि जो है 1956 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? वो भी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी कहाँ है? अब देखिए 1956 ईस्वी में दो जगह है, तो 1956 दो में कौन सा है? 6 दिसंबर के हुआ था कि 14 अप्रैल के हुआ था? यही ना आपको कन्फ्यूजन है। तो आज आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1956 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1956 ईस्वी में। 8 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर कहता है, 9 नंबर में कहता है कि बुद्धि और करुणा के लेखक कौन है? अंबेडकर जी है कि दिनकर जी है कि गांधी जी है कि प्रेमचंद्र जी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर जी है, ठीक है। 9 का ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विषय से संबंधित है? राजनीतिक, समाज विज्ञान, खेल? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो समाज के लिए है। समाज ही कोई कह रहा है कि अलग अलग जाति में बांट दो, और भीमराव अंबेडकर का कहना है कि नहीं, सभी जाति एक समान रही है, ठीक है। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? हमारे जो भारत में है, भारत में अलग अलग जाति है, तो पिछड़ा जाति को तो कम पैसा मिलता है, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जाति प्रथा ही इसका प्रमुख कारण हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जाति में नहीं बांटा जाता है ना। चलिए 11 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में कह रहा है कि आदर्श समाज किस पर निर्धारित होना चाहिए? तो आदर्श जो समाज है वह जाति पर निर्धारित होना चाहिए कि धर्म पर, कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर, कि धन पर? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता खाने का मतलब हुआ है कि सभी को रक्षा करो, सभी जाति को एक समान बनाओ, ठीक है। असमानता कहने का मतलब हुआ है
सभी जाति को नीचा ऊंचा मत देखो, एक समान बना करके चलो। ठीक है, चलिए 13 नंबर राइट, 13 का क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है आधुनिक समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक माना जाता है। मतलब कि जो हमारे समाज है, आधुनिक समाज जो है वह आधुनिक समाज कहने का मतलब है जो समाज में रहने वाले लोगों को ही आधुनिक समाज कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं। ये जो है वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, किसके लिए आवश्यक मानता है, कार्य कुशलता के लिए। 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर में, देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किनकी देन मानी जाती है। भारतीय समाज में गांधी जी की देन मानी जाती है कि नेहरू जी के, कि अम्बेडकर जी के, पटेल जी को। बताइए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अम्बेडकर जी को ही देन माना जाता है। किसको, अम्बेडकर जी को ही देन माना जाता है। 14 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जाति प्रथा का आधार क्या है। योग्यता है कि कर्म है, क्या जन्म है कि शिक्षा है। बताइए जल्दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा का आधार जो है वो जन्म है। जन्म कहने का मतलब हुआ है कि जिस जाति में जन्म हुए हैं उसी प्रकार की आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या करती है। समाज को जोड़ती है, समाज को विभाजित करती है, शिक्षा को बढ़ाती है, उद्योग को बढ़ाती है। तो जाति प्रथा से समाज को तो बर्बादी कर रहा है। कैसे बर्बादी कर रहा है, क्योंकि जाति को तो अपने अपने पैसे में बांट दिए है। क्योंकि समाज में किसी भी प्रकार की कार्य करने में आवश्यकता भी पड़ जाता है, तब पर भी जो जाति है वही काम करेगा, अलग काम नहीं करने देता है ना। इसलिए जाति प्रथा की जो है समाज में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में कह रहा है कि अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया था कि बौद्ध धर्म के अपनाया था कि सिख धर्म के अपनाया था कि ईसाई धर्म का अपनाया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दे अम्बेडकर जो जी है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि किसका विभाजन है। तो आपका धन का हो जाएगा कि भूमि का कि श्रमिकों का कि शिक्षा का। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रमिकों का। ठीक है, किसका हो जाएगा, श्रमिकों का। श्रमिकों का ही विभाजन है। चलिए 18 का सी नंबर राइट आंसर है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में क्या होना चाहिए। उच्च नीच होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उच्च नीच जाति को नहीं देखा जा सकता है, यही बोल रहा है लेखक। कह रहा है जाति भेद, बिल्कुल जाति में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया गलत गलत गलत। समान अवसर, समान प्रकार की जाति को देखा जा सकता है। हाँ, सभी जाति को समान, एक समान मानिए। तो इसका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वह 19 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा रचना है। कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि नाटक है। तो हम बता दें जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो जो है एक प्रकार की निबंध है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ये अभी पूछ भी सकता है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन में। अब आ गए हम चैप्टर 1 ख़त्म कर दिए हमने, चैप्टर 1 को हमने ख़त्म कर दिए। अब चैप्टर नंबर 2 में आया है। किस नंबर में, चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं। तो आ जाइए, चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक कौन है। इसका जो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राम वृक्ष में बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी किसका नाम है, ये तो किताबों में है। ये जो जितना भी पाठ है, पाठ में से पूरा इसका नाम कहीं भी नहीं आया, तो इसको तो ऐसे ही गलत कर दीजिएगा।
नलिन बिलोचन शर्मा कि क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु कि प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह नलिन बिलोचन शर्मा जो है विष के दांत के लेखक हैं। ठीक है, ये जो बता रहा है विष के दांत में कह रहा है कि नीची जाति को किस प्रकार देखा जाता है और ऊंची जाति को किस प्रकार देखा जाता है, यही है ना। चलिए, नीचे जाति को लड़का को मार के भगा दिया इसी सेन साहब, ये कहानी सुने हैं ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर में कह रहा है कि कहानी के मुख्य पात्र कौन है। मदन है, बिल्कुल नहीं है। मदन कौन है, तो मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा था, मजदूर का बेटा था। ठीक है, खोखा, खोखा 22 का खोखा हो जाएगा बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य पात्र खोखा ही ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, खोखा। ठीक है, गिरधर तो नहीं, ये होगा कासू। कासू खोखा एक ही है। ठीक है, कासू और खोखा एक ही है। आप कासू भी लिख सकते हैं, खोखा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर परीक्षा में जाएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, आप घबराइए मत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि खोखा जो है, खोखा कहने का मतलब होता है बेटा। क्या होता है, बेटा। बंगाली भाषा में खोखा कहा जाता है। ठीक है, अपना के भाषा में बेटा कहा जाता है। ठीक है, अब खोखा को खोखा ये नाम क्यों रख दिया है, इसका असली नाम है कासू। क्या नाम है, कासू। अब खोखा इसको क्यों रखा है, तो जो सेन साहब के घर में जब खोखा हुआ था ना, उसका बेटा हुआ था, तो पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गया कि सेन साहब के वहाँ आया, खोखा हुआ, खोखा हुआ। खोखा खोखा कहते हुए उसका नाम ही रख दिया खोखा, इसीलिए उसको खोखा कहा जाता है। तो 22 का भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है कि खोखा किसका पुत्र था। खोखा कहने का मतलब बेटा, पुत्र कहने का मतलब बेटा, तो क्वेश्चन किससे बोल दिया बेटा। अब बताइए, इसका खोखा नामे रख दिया समाज लोग। जो खोखा है वो किसका पुत्र है, तो खोखा जो है वो सेन साहब जी का पुत्र है। कौन है, सेन साहब जी का पुत्र है। यहाँ पर हम एक सवाल और करता हूँ कि खोखा के कितने बहन थे, 5 बहन थे। कौन बहन थे, 5 बहन थे, जो कि सभी के सभी सुशील थे। कौन थे, सुशील बहन थे, सुशील थे, सभी मूर्ति नियन एकदम खड़ी रहता था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि मदन कौन था। नौकर का बेटा, शिक्षक का बेटा, कि डॉक्टर का बेटा, कि व्यापारी का बेटा। बताइए कमेंट में राइट आंसर इसका एकदम तुरंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नौकर जी का बेटा, नौकर का नहीं बेटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए नंबर, नौकर का बेटा। अगला आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खोखा का स्वभाव कैसा था। विनम्र था, कि दयालु था, कि घमंडी था, कि शांत एकदम पूरा था। खोखा शांत रहने वाला था रे, बिल्कुल नहीं शांत रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घमंडी था, वो ज़्यादा घमंड करता था। ठीक है, 25 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ पर घमंड करता है, कि हमारे बाप अमीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा बाप कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि खोखा अक्सर किसे तंग करते थे। अपने मित्रों को तंग करते थे, कि नौकर और बच्चों के, कि शिक्षक को तंग करते, कि पड़ोसियों को तंग करते थे। बताइए किसको तंग करते थे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर और बच्चों को ही तंग करते थे, बहुत बहुत तंग करते थे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किसके हाथों पिटता था। सेन साहब से, कि अपने पिता से, कि खोखा, कि शिक्षक। बताइए 27 को जो राइट आंसर हो जाएगा, अपने पिता के डर 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 के पिटाई खाता था। कैसे पिटाई खाता था, डर डर के पिटाई खाता था। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा ने मदन के साथ कैसा व्यवहार किया था। खोखा ने मदन के साथ कैसा व्यवहार किया था, अच्छा व्यवहार, बिल्कुल नहीं। अच्छा करने वाला आदम ये नहीं तो अच्छा कैसे कर देगा। मित्रता करने वाला आदम ये नहीं, वो गलत। प्रेम करने वाला आदम ये नहीं, वो गलत। तो आपका एक ऑप्शन बच गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच गया उसका राइट आंसर। ठीक है, 28 का सी नंबर राइट आंसर। अगला है
29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर सिंह का कार की हवा किसने निकाले थे? मदन ने निकाला था कि ड्राइवर ने निकाला था कि कासू ने निकाला था कि खोखा ने निकाला था? 29 नंबर को राइट आंसर हो जाएगा वो कासू ने निकाला था। कासू को ही खोखा कहते हैं। कासू को ही खोखा कहते हैं। किसको खोखा कहते हैं? कासू को ही। ठीक है, दोनों में से कोनो एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक में मारना है। ठीक है, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कासू कौन था? सेन साहब का बेटा कि गिरधर का बेटा कि मदन का भाई कि शिक्षक का पुत्र? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब जी का बेटा था कासू। कासू कासू ठीक है, चलिए अगर कासू इसका भी गिरधर लाल के बेटा कैसे कासू हो सकता है भाई? कासू तो सेन साहब जी का बेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाइए। 31 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? झगड़ालू थी कि सुशील थी कि असली आलसी थी कि शराबती थी? अभी हम तुरंत बताए थे जो सेन साहब की 5 बेटी सुशील थे, मूर्ति नियन खड़े रहते थे। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत कहानी किस समस्या को दर्शाता है? बेरोजगार को दर्शाता है कि वर्ग भेद को कि प्रदूषण को कि अशिक्षा को? बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वर्ग भेद को, मतलब नीचे और ऊंचे जाति वाले को भेदभाव नहीं करना चाहते, इसी को दर्शाते हैं। कौन? 20 के दांत। तो 32 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। अगला है 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि खोखा में कौन सा गुण था? ईमानदारी। वो ईमानदारी करने वाला तुमको नजर आ रहा है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दया, किसी पर दया करता था, दया करता था अपना गरिया फोड़ फाड़ करके फेंक देता, ये भी गलत। कह रहा अहंकार, हाँ अहंकार ही राइट आंसर हो जाएगा। 33 का भी 33 का भी कैसे होगा भाई? दया 33 का भी, सभी लोग बोल रहे 33 का भी हो जाएगा। दया करता था, खोखा कभी भी दया करबे नहीं करता, तो अहंकार न हो जाएगा। 33 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ने दीजिए। खोखा में कौन सा अवगुण था? अहंकार ही न था, दया कैसे हो जाएगा? परिसर में ये भी नहीं हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि कहानी में मदन का चरित्र कैसा था? मेहनती और सहनशील कि घमंडी कि क्रूर कि आलसी? ये तो मदन के बारे में बोल रहा है, तो मदन तो एक प्रकार की मेहनती आदमी था, सहनशील आदमी था, क्योंकि सभी बातें को सह लेते थे। हे भाई, ये नंबर नहीं, क्रूर व्यक्तित्व। 34 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा क्रूर। क्या हो जाएगा? क्रूर। हमको भी लग रहा है ये नंबर हो जाएगा। चलो हटाओ, देख लेंगे बाद में इस क्वेश्चन को। 34 नंबर में थोड़ा डाउट है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब का पद क्या था? सेन साहब को अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? शिक्षक बनाना था कि इंजीनियर बनाना चाहता था कि अधिकारी कि किसान बनाना चाहता था? बताइए जल्दी। ये जो बनाना चाहता था अपना बेटा को, वो इंजीनियर बनाना चाहता था कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं कि हुसैन साहब का जो कार है उसका दाम कितना है? दाम बताइए। 7,500 है। कितना है? 7,500 उसका दाम है। हुसैन साहब जी का कार का दाम कितना था? 7,500 था। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि विष के दांत कहानी का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन है कि वर्ग भेद की प्रगार है कि इतिहास का बताना है कि विज्ञान का सिखाना है। बताइए 36 का क्या हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा वर्ग भेद का प्रहार, वर्ग भेद का प्रहार। 36 का भी नंबर राइट आंसर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 36 के बाद 37 में आ रहा है कि लेखक का जन्म कब हुआ था। लेखक का जो जन्म हुआ था, लेखक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। आपको इसका याद रखने की ट्रिक हो जाएगा। बिहार का गठन 1912 में हुआ था। 1912 के 4 साल के बाद 4 साल के बाद नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार में हम रहते हैं। बिहार का जो गठन हुआ था 1912 में। बिहार के बाद 1912 में नलिन विलोचन शर्मा जी को जन्म हो गया था। 1912 में नहीं, मतलब कि 4 साल के बाद 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अगला 38 नंबर में कह रहा है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन जी का रचना है। आपका 38 का डी नंबर राइट आंसर है। 39 नंबर में कह रहा है कि कहानी के जो सामाजिक विषमता का जो प्रतीक कौन है। तो मदन है कि खोखा है कि गिरधर है कि कासू है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। खोखा था। कौन था? खोखा था। खोखा खोखा। ठीक है, चलिए 39 के बाद 40 नंबर में बढ़ते हैं। 40 नंबर का है विष के दांत किस विधात की रचना है। कविता है, नाटक है, कहानी है कि जीवनी है। बताइए जल्दी से, जल्दी 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 बता दीजिए आप लोग। तो आपको बता दे ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कहानी कर रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है कितना नंबर? 41 नंबर। 41 नंबर में कह रहा है कि खोखा का व्यवहार कैसा था। विनम्र, दयालु, अत्याचारी, शांत। बताइए जल्दी। 41 का क्या हो जाएगा? दयालु था। कैसा था? दयालु था। इसका राइट आंसर 41 का भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर में कह रहा है कहानी के लेखक ने किस प्रहार किया है। जातिवाद, वर्ग भेद की भ्रष्टाचार किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग भेद। यह सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला है 43 नंबर। कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर में कह रहा है खोखा के सबसे अधिक किस बात का घमंड था। धन का, शिक्षा का, शक्ति का कि खेल का। तो राइट आंसर हो जाएगा धन का। किसका घमंड था? धन का। 44 का ये नंबर राइट आंसर। 45 नंबर में कह रहा है कि कहानी के उद्देश्य क्या। मनोरंजन है, रंग भेद विरोध है कि इतिहास का बताना कि विज्ञान का सिखाना। तो रंग भेद का, वर्ग भेद का क्या करना? विरोध करना। अगला 46 नंबर में बढ़ते हैं। 46 नंबर में कह रहा है कि कहानी में कौन सा सामाजिक दोष दिखाया है। अगर वर्ग, अहंकार की, देशभक्ति की, त्याग की, सहयोग। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये कितना बार क्वेश्चन आ गया है, ये कितना बार क्वेश्चन आ रहा है दिख रहा है ना। तो आपको समझ लीजिए कि VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको पूछ भी सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। बहुत बार आने का मतलब हुआ है कि आपसे 2027 में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 47 नंबर में कह रहा है कि विष के दांत कहानी का कथानक किस पर आधारित है। ग्रामीण पर, सामाजिक पर, स्वतंत्रता पर कि विज्ञान पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सामाजिक नहीं, ग्रामीण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पर, समाज पर ही ना। चलिए अगला 48 नंबर में बढ़ते हैं। 48 नंबर का राम मैदान का चरित्र कैसा था। कुरकुर था, कुर था। कैसा था? कुरकुर था, कुर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि खोखा का व्यवहार मुख्य कारण क्या था। शिक्षा, धन, अहंकार की, बीमारी की, खरीद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धन और अहंकार। धन से बहुत अहंकार था। 49 का हो जाएगा सी। अगला अंतिम व सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। आप लोग बताइए इसका आंसर जरूर ठोक करके जाइएगा। 50 नंबर के देखते हो कौन कौन बच्चे, कौन कौन दोस्तों हमारे कितने भाई लोग हैं जो कि इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोग जवाब दे सकते हैं तो कॉमेंट में
ज़रूर कमेंट में भर देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही राइट आंसर हो जाएगा उसको हमारे तरफ से एक मिठाई खिलाएंगे। जो जो मिठाई खाना है वो उसको इसका राइट आंसर देना पड़ेगा। तो दीजिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इसका क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मिठाई लेना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कह रहा है कहानी में कौन शोषक वर्ग का प्रतिनिधि है? बताइए जल्दी, राइट आंसर बता दीजिए। बताइए जल्दी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में आ जाना चाहिए कमेंट। आ गया है कमेंट? चलिए ठीक है। चलिए, पहला है मदन है, खोखा है, गिरधर है, कासू है। शोषक बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। शोषक बोल रहा है, शोषक शोषक बोल रहा है। प्रतिनिधि कौन है? उनको पता था कि इस क्वेश्चन में लटक जाइएगा। इसका जो राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा मदन। मदन नहीं, सॉरी गिरधर लाल हो जाएगा। गिरधर लाल 50 का सी नंबर। चलिए, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन कैसा लगा है? 50 क्वेश्चन करे हैं, कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है। क्लास कैसा लगा है कमेंट कीजिए। हम कुछ नहीं जानते, कमेंट आज हम देखेंगे सभी का। जो कमेंट नहीं करेगा